गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो वर्ड्स आ गए। पहले हमने पढ़ा था सिर्फ साइकोलॉजी, अब हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें भी टू वर्ड्स हैं, साइकोलॉजी और एजुकेशन। साइकोलॉजी हमने पहले पढ़ा है कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस की साइंस है, और एजुकेशन बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। और हमारी मॉडर्न एजुकेशन का एम भी यही है कि चाइल्ड की पर्सनालिटी को डेवलप करो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब हम इसकी डेफिनेशंस भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्या बात की है, ताकि हमें ये पता चले कि किस तरीके से क्यों कहा गया कि ये लर्नर की स्टडी करती है। तो स्किनर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग आर द मोस्ट important problems area or field of educational psychology. He further says that educational psychology covers the entire range and behavior of the personality related to education. जैसे स्किनर ने कहा उसी तरीके से क्रू एंड क्रो ने भी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में अपनी बात कही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। अब इसी तरीके से एनसाइक्लोपीडिया की हम बात करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस in its various branches directed toward helping the child come to terms with society with the maximum security and satisfaction. अब इन सब से हम कंक्लूज़न निकाल ही सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर की स्टडी करती है और लर्निंग सिचुएशन में लर्निंग प्रोसेस कैसे चलती है इसके बारे में बताती है। तो अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि कौन से एरिया हैं जिनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है। तो डिफरेंट ऑथर ने एजुकेशनल साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। निश्चित तौर पे हम इसके एरिया के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी इस एरिया में बहुत सारी रिसर्चेज होने की वजह से इसके एरिया और सब्जेक्ट मैटर में चेंजेस आ रहे हैं। फिर भी जो एरिया इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियर की। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ये स्टडी करती है कि लर्नर कैसा बिहेव करता है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि लर्नर पर्सनली और कलेक्टिवली क्लासरूम से जुड़ा होता है और लर्नर के लिए ही सारा प्रोग्राम हम ऑपरेट करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर की कौन कौन से एस्पेक्ट को टच करती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी? वो है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इन सब के बारे में बात करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके अलावा इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और कुछ सोशल एजेंसीज क्या अफेक्ट डालती हैं स्टूडेंट की लर्निंग पर, उसमें अब सोशल एजेंसीज के बारे में पहले मैं बताऊं कौन सी होती हैं सोशल एजेंसीज। वो होती हैं फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, ये सब आएंगे। तो लर्नर की स्टडी पे ये बहुत बड़ा अफेक्ट डालती हैं। कैसी फैमिली है, किस तरीके के स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसका सर्कल कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो उसके बिहेवियर को ये सारी चीज़ें टच करती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सब बातों पर रिसर्च भी करती है और हमें बताती भी है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे के बिहेव में। उसके अलावा मेंटल हाइजीन है, उसका एडजस्टमेंट है, उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही लर्नर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में चेंज आता है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी ये सारे एस्पेक्ट को छूती है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस क्या होती है? वो होती है स्टूडेंट की लर्निंग के टाइम स्टूडेंट के बिहेव में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा पढ़ता है वैसे वैसे उसके परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। वो अपने आइडियाज़ को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। पहले क्या होता है, छोटा बच्चा हर चीज़ों को अपनी तरीके से देखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, वो लर्न कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट को। वो ये नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल की बात करेंगे, हम बात करेंगे लाइफ की भी। वो घर पर जो है वो क्या चीज़ें सीख रहा है। आप लोगों ने हमेशा सुना है कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग करता है वो अपने घर पर सबसे पहली लर्निंग उसकी होती है।
तो लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सी एस्पेक्ट ऐसे हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं? वो है नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस का नेचर क्या है। इसमें जितनी भी थ्योरीज आएंगी ना लर्निंग की, वो सब इसी में आएंगी। दूसरा है लॉज एंड मेथड्स ऑफ अफेक्टिव लर्निंग, कि किस तरीके से बच्चा बहुत अच्छे से लर्न कर ले चीज़ों को, कौन से ऐसे मेथड अपनाए जाएं कि जिससे बच्चे की लर्निंग और अच्छी अफेक्टिव हो। उसके अलावा लर्निंग प्रोसेस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी बात करती है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे? वो है मोटिवेशन, हैबिट, इंटरेस्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी ले लो, मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है, लर्निंग ऑफ स्किल्स हो गया, कंसेप्ट फॉर्मेशन है, एटीट्यूड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लर्निंग सिचुएशंस की, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लर्निंग सिचुएशंस किस तरीके का इन्वायरमेंट जो है लर्निंग का तैयार होता है, इसका हमारा मतलब होता है वो फैक्टर जो लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। तो वो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आएंगे? उसमें आएगा क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, क्योंकि क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा टेक्निक्स जो क्लास में लर्निंग को इजी बनाती हैं, इसमें आप मोटिवेशनल टेक्निक, अब देखो कि स्टूडेंट को कैसे मैम सिखाती है कि बच्चे आप बहुत अच्छी राइटिंग करो तो मैं आपको गुड दूंगी, और बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है और फिर अच्छी राइटिंग करने लग जाता है, तो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है उसकी। तो ये एक लर्निंग है कि वो एक चीज़ सीख रहा है। नहीं, इसके अलावा एवोल्यूशन टेक्निक्स इसी में आती हैं। उसके अलावा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के टीचिंग मेथड्स आते हैं। अब पहले बात करूँगी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं। वो होते हैं गिफ्टेड, बैकवर्ड, डेलिंक्वेंट, प्रॉब्लम एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन। ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कौन से मेथड अडॉप्ट करने चाहिए, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टीचिंग सिचुएशंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की इफेक्टिवनेस की अगर रेलेवेंस जाननी है तो ये हम तब जानते हैं जब टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचिंग मेथड एजुकेशनल प्रैक्टिस का पार्ट बन जाए। यानी कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो कि बच्चा चाह कर भी, मतलब उसका मन नहीं भी हो तो अपने आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। इस तरीके के मेथड्स यूज़ करने चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आज तो हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बच्चे अपने आप क्यूरियस होते हैं। जब क्यूरियस होंगी तो फिर अपने आप चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बड़ों के लिए कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें गाइड करती है। उसके अलावा आ जाइए एवेल्युएशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंस के एवेल्यूशन की भी स्टडी करती है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे स्टूडेंट के एकेडमिक प्लस उसके सपोर्टिव और भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब की स्टडी हो। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके का एवेल्यूशन किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसके अंदर एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, उसके अंदर आपको ऐसे टाइप भी मिलते हैं, शॉर्ट भी मिलते हैं, वेरी शॉर्ट भी मिलते हैं। आजकल जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, फिलअप होते हैं, टिक मार्क होते हैं। तो ये सब चीज़ें एवोल्यूशन का पार्ट हैं ताकि डिफरेंट जो आपका एस्पेक्ट है उसको छुआ जा सके कि आप कितना सीख पाए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की। अभी जो मैंने स्कोप में बात की है वो उसी से रिलेटेड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एरिया और उसकी प्रॉब्लम्स वैसे अनसर्टेन होती हैं, चेंजेबल भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बिहेव की बात की। अब बिहेव जो है स्टूडेंट का उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सब के बारे में बात करेगी। जैसे अभी अपन ने बिहेव की बात की कि बिहेव की स्टडी करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें कौन सा बिहेव होता है? वो होता है साइकोलॉजिकल और फिजिकल। अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या चीज़ें लेते हैं हम? वो लेते हैं इंस्टिंक्ट, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, सजेशंस, सिंपैथी, इमिटेशन, प्ले, ये सब आते हैं। और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से जो बिहेवियर में नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स की वजह से चेंजेस आते हैं उन सब की स्टडी होती है इसके अंदर। अभी हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इमोशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है,
इमिटेट बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता, तो कौन सी चेंजेस हैं। कई बार हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है और नहीं पढ़ पाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, अगर आप गुस्से में हो तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरा ले लीजिए आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रॉब्लम। अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, तो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होती है, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। अब कैपेसिटी भी अलग अलग होती है बच्चों की, कैपेबिलिटी हो गई, पोटेंशियलिटी हो गई, टेम्परामेंट हो गया, ट्रेट हो गया, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चा बहुत नाइस है, बहुत पोलाइट है और ये तो बहुत गुस्से वाला है, तो ये डिफरेंस हम कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम बात करते हैं और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इन सब को ध्यान में रख के बच्चे की स्टडी करवाती है कि किस तरीके से किसी भी टेम्परामेंट का बच्चा हो उसको हम कैसे पढ़ाएं कि वो पढ़ने लग जाए। तो इसके अलावा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी होते हैं जो बच्चे के बिहेव को या बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आ जाइए डेवलपमेंट स्टेजेस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात करती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं जो आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंस की हैं, आसपास भी। क्या? सबसे पहले इन्फांसी आती है, सबसे पहले छोटा बेबी होता है। उसके अलावा चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, एडोलसेंट एज सबसे बड़ी क्रिटिकल एज मानी जाती है वो। तो किस किस लेवल पर लर्नर की क्या सिचुएशन होती है, उस स्टेज पे वो कैसे डेवलप कर रहा है, इमोशनली कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे सोशली डेवलप कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी कर पा रहा है, तो क्या कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, ये सब चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी देखती है। उसके अलावा आ जाइए लर्नर स्टडी। तो लर्नर एजुकेशनल साइकोलॉजी का वैसे तो मेन स्टडी पॉइंट ही लर्नर होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर कैसे फिज़िकली, इमोशनली, सोशल कैसे डेवलप होती है, ये सारी स्टडी जो मैंने अभी भी बताया आपको, वही सारी स्टडी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। इसके अलावा है लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग प्रोसेस की भी स्टडी करती है। अब लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटरेस्ट है, अटेंशन है, जो अभी मैंने बात भी की थी, मोटिवेशन लेवल है, मेमोरी है, हैबिट है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग के अंदर। अब मान लीजिए कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जो टीचर है वो बच्चे को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हैंड राइटिंग का कि मैं तुम्हें गुड दूंगी बेटा, आप करके दिखाओ, अच्छी राइटिंग करो, तो मोटिवेट हो जाता है बच्चा। बट मैम ने कहा था और वो अच्छी राइटिंग लिख के आया, लेकिन मैम ने गुड नहीं दिया, तो वो नेगेटिविटी में चला जाएगा और वो अच्छी राइटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मैम उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती है, उसे गुड देती रहती है, तो वो और मोटिवेट होगा और अच्छी राइटिंग की तरफ आगे बढ़ेगा वो। इसके अलावा आती है पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी को असेस करके और उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी बताती है। इसमें स्पेशल चिल्ड्रन की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के बारे में भी बात होती है। अब क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बताया कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि वो एडजस्ट कर पाएँ अपनी क्लासरूम में। इसके अलावा बात करते हैं हम मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन की। तो इसमें हम इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, ये सब मेज़र करने के लिए जो भी नई टेक्निक्स आई हैं या जो टेस्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जैसे, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड कराती है हमको। इसके अलावा आ जाइए गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जब एक टीचर अपनी क्लास को सक्सेसफुली लेता है तो उसे स्टूडेंट को गाइड करना आसान हो जाता है। रूसो कहते भी हैं, चाइल्ड इज़ लाइक अ बुक हुज एवरी पेज हैज़ टू बी स्टडीड बाय द टीचर। तो उनका कहने का मतलब क्या था? यही कि टीचर को एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल गाइडेंस के साथ साथ काउंसलिंग भी करनी चाहिए। इसके अलावा आता है ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप डायनेमिक्स मीन्स एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी होती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को अफेक्ट करता है और सब लोग उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लासरूम में ग्रुप डायनेमिक और ग्रुप बिहेवियर की भी स्टडी करती है।
इसके अलावा रिसर्चेज हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी रिसर्च एरिया से भी डील करती है। जैसे इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके।